हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अपोप्टोसिस के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेज, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और सबसे इंपॉर्टेंट जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपोप्टोसिस के अंदर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक पाथवे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो याद रखने की है वो है इसमें कैस्पेज 9 इन्वॉल्व होता है और एक्सट्रिंसिक में कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 10 इन्वॉल्व होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में जो कैस्पेज 9 होता है ये हमारा इनिशिएटर कैस्पेज होता है। आइए हम सेल बना के आपको समझाते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे, इसको हम इंट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोलते हैं। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है ये हमारे सेल के अंदर ही सिग्नल्स स्टार्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से, जिनके लीकेज की वजह से बाहर साइटोप्लाज्म में अपोप्टोसिस होती है। जीन्स जो मैंने आपको कल बताए थे रेस्पॉन्सिबल हैं वो हैं प्रो अपोप्टोटिक जीन्स अपोप्टोसिस के लिए, जिनका नाम है बैक्स एंड बैक। बैक्स एंड बैक, ये दोनों जो जीन्स हैं ये सिग्नल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कि अपनी आउटर मेम्ब्रेन को क्लीव कर दो। अब आउटर मेम्ब्रेन अगर क्लीव हो जाएगी तो यहां से साइटोक्रोम सी बाहर साइटोसोल में आ जाएगा। और ये जीन्स हमारे कब एक्टिवेट होते हैं? जब सेल के अंदर कोई इंजूरियस स्टिमुलस है, जैसे कि डीएनए डैमेज है। इन केस ऑफ एनी इंजरी ये हमारे जीन्स रेस्पॉन्सिबल होंगे अपोप्टोसिस के लिए। साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में रिलीज करेंगे। जब साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा तो ये बाइंड करेगा किससे? अपाफ1 से, अपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर। साइटोक्रोम सी अपाफ1 से बाइंड किया एंड दोनों ने मिलके कैस्पेज 9 को एक्टिवेट किया। कैसे? कैस्पेज 9 हमारा प्रो कैस्पेज 9 की फॉर्म में रहता है एंड देन इट विल बी एक्टिवेटेड टू कैस्पेज 9, सॉरी, इट विल बी एक्टिवेटेड टू कैस्पेज 9। हमारा ये जो कैस्पेज 9 है इसको हम कहते हैं इनिशिएटर कैस्पेज। ये इनिशिएटर कैस्पेज हमारा, दिस इनिशिएटर कैस्पेज विल अगेन कन्वर्ट कैस्पेज प्रो कैस्पेज 3 टू कैस्पेज 3। इनफैक्ट कैस्पेज 3 के साथ साथ कैस्पेज 6 भी कन्वर्ट होता है एंड कैस्पेज 3 एंड 6 आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। बताता हूं मैं आपको, मैं इधर बताता हूं। कैस्पेज 9, कैस्पेज 9 ने प्रो कैस्पेज 3 एंड 6 को कन्वर्ट किया कैस्पेज 3 एंड 6 में। दीज कैस्पेजेस आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। अब जरूरी बात यह है कि कैस्पेज 9 इंट्रिंसिक पाथवे का कैस्पेज होता है और कैस्पेज 3 एंड 6 दे आर एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। कैस्पेज 3 एंड 6 हमें इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों में मिलेंगे। ये यहां से हमारा कॉमन पाथवे शुरू होता है। अब तक कैस्पेज 9 के एक्टिवेशन तक इट इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे। नाउ हमारी कहानी अब शुरू होगी जो कॉमन है कैस्पेज 3 एंड 6 की। तो हमारे जो कैस्पेज 3 एज वेल एज कैस्पेज 6 है, अब उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। ये कैस्पेज 3 एंड 6 दे आर बाइंड विद न्यूक्लियसेस।
इनको न्यूक्लियस से बाइंड करना होता है, उसी की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए आरएनए है उसकी क्लीविंग होगी। सो ये हमारा नेचुरली अकरिंग नॉर्मल जो होता है न्यूक्लियस बताते हैं, ये है ना, ये ऐसे फैक्टर से बाइंड रहता है जो इसको एक्टिवेट नहीं होने देते। सो कैस्पेज 3 and 6 क्या करेंगे, दे विल डिसइंटीग्रेट दिस फैक्टर। सो न्यूक्लियस हमारा कैस्पेज 3 and 6 की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा। सो जब न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएगा दैट विल क्लीव न्यूक्लियर मटेरियल एंड साथ में ही प्रोटीएज एंड अदर डिसइंटीग्रेटिंग डिग्रेडिंग एंजाइम्स हमारे सेल के एक्टिवेट हो जाएंगे। सो प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फॉस्फोलाइपेज हो गया, phospholipase, nuclease, protease and other enzymes will be released into the cell, जिसकी वजह से सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सेल डेथ के लिए सबसे ज़रूरी ये है, ये हमने सेल बताई थी, इसके अंदर साइटोक्रोम सी बताया था, उसके बाद कैस्पेज 9, देन कैस्पेज 3 and 6। जब कैस्पेज 3 and 6 बनेंगे उसके बाद एंजाइम्स विल बी रिलीज, जिनकी वजह से सेल विल फॉर्म दिस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे ब्लैबिंग फॉर्म हो जाएगी, ब्लैब फॉर्मेशन विल बी देयर। दीज ब्लैब्स विल सेपरेट आउट। अब ये ब्लैब्स हमारे अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग होना शुरू होंगे एंड उसके बाद में जब एपोप्टोटिक बॉडीज कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगी, दे आर इओसिनोफिलिक बॉडीज। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दीज इओसिनोफिलिक बॉडीज विल बी फेगोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफेजेस। अब फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस से होने के लिए मैक्रोफेजेस को इन एपोप्टोटिक बॉडीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो एक मैकेनिज्म जो आइडेंटिफाई करने का है, इन एपोप्टोटिक बॉडीज में बाहर अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फेटिडाइल सीरीन नाम का कंपोनेंट ये एक्सप्रेस करते हैं। सो व्हेन दीज सेल्स विल एक्सप्रेस फॉस्फेटिडाइल सीरीन, जब फॉस्फेटिडाइल सीरीन को जब ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी आउटर मेम्ब्रेन पे, दीज मैक्रोफेजेस will identify these cells and they will engulf these cells. Normally this phosphatidyl serine is present on the inner membrane of the cell, लेकिन जब apoptotic bodies बनेंगी they will flip outside to the outer membrane of the cell, apoptotic body. So अभी हमने पढ़ा है इंट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे में मैंने आपको बताए हैं इनिशिएटर कैस्पेजेस, एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस। कौन कौन से इनिशिएटर कैस्पेजेस इंट्रिंसिक में है, कौन से एग्जीक्यूशनर में है। सो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज से किस तरीके से न्यूक्लियस एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम एंड अदर एंजाइम्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं सेल के लाइसिस के लिए, वो मैंने आपको बताया, और किस तरीके से एपोप्टोटिक बॉडी बनती है, किस तरीके से वो फेगोसाइटोज होती है मैक्रोफेजेस से। सो ये सब हमने पढ़ा इंट्रिंसिक पाथवे में। अब अगली वीडियो हमारी एक्सट्रिंसिक पाथवे की होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।